ऐसा है कि मैं दो कहानियां गुलजार साहब की सुनाने वाला हूँ, या मतलब मैं जो मुझे ज्यादातर पसंद है या मैं जिन्हें बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं अभी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन केस कभी ऐसा हो कि आप चलते परफॉर्मेंस के बीच में आए तो आप रुक जाइएगा। दो कहानियां हैं तो आपका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आप लेके साथ में जाएंगे वापस, इतना मुझे यकीन है खुद के ऊपर, और इससे कहीं ज्यादा यकीन है गुलजार साहब के ऊपर कि उनके थॉट्स और उनके वर्ड्स को लेकर के इंसान कभी गलत फहमियों में नहीं रहता, या कुछ ऐसा नहीं रहता कि कुछ नुकसान हो गया मेरा सुनने से। गुलजार साहब क्यों, मतलब आज की जो परफॉर्मेंस है गुलजार साहब की कहानियों पर क्यों, बहुत से लोग उसमें ऐसे होंगे जो आज सिर्फ गुलजार नाइट सुनकर आ गए हैं। तो मैं भी सिर्फ ऐसे ही कुछ सालों पहले तक के जब जब बम्बई शिफ्ट हुआ था इंदौर से, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, तो इंदौर से जब बम्बई शिफ्ट हुआ था वहां थिएटर करने लगा। एक दिन तब किसी ने कहा कि गुलजार साहब के घर पे ये सीडी पहुंचा नहीं है, और मैं जो था वो बड़ा लफंगे या उचक्के लोगों की तरह, मतलब वो थी ना जीन्स जो थोड़ी सी फटी है, वो फटी जीन्स पहन के और अजीब सा अजीब से कपड़े पहन के मैं सीधे गुलजार साहब के घर पहुंच गया, पूछते पूछते जैसे तैसे बांद्रा पहुंचा। बांद्रा पहुंचने के बाद किसी से पूछा गुलजार साहब का घर कहाँ पर है, और बड़ी इंसान की उपलब्धि है या इंसान की अचीवमेंट होना चाहिए इंसान का कि लोग उनके नाम से उनका घर जानने लगे। और एक शायद कोई गार्ड था, उसने मुझे बताया कि बुस्कियाना कहते हैं गुलजार साहब के घर को, बुस्कियाना। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए कुछ नहीं तो मैं उनके घर तक तो पहुंचा। उनके जब घर पहुंचा, घर पे जाके मुझे लगा कि मैं इतना नॉर्मल आदमी, पता नहीं क्या कोई मुझे कुछ तवज्जो देगा भी कि नहीं देगा, कोई मुझे कुछ जवाब देगा कि नहीं देगा। और किसी ने मुझे गेट पर पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा साहब ये गुलजार साहब के लिए सीडी डिलीवर करनी थी ना आप। मैंने कहा सर मुझे भेजा गया था किसी के जरिए, और उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये सीडी देकर के आ जाऊँ। कहना नहीं, एक मिनट आप अंदर आइएगा। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुला के उनके मैनेजर को हैंड ओवर करवाया, ताकि उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पूछा, किसके यहाँ से ये कुछ डिटेल्स दी, मेरा नाम लिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। और फिर मुझसे कहा कि आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपको पानी पिलवाता हूँ। पानी आया गया, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा था कि यार मैंने गुलजार साहब के ऑफिस में बैठ के पानी पिया है, कितनी बड़ी बात है। फिर अरविंद जी वापस आए। अरविंद जी गुलजार साहब के मैनेजर थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाय पियेंगे या कुछ ठंडा लेंगे। मैंने नहीं सर, मैं जाऊंगा वापस, मुझे पहुंचना, मैं बहुत दूर से आया हूँ, और बस यही काम था, एक सिर्फ यही काम था। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप सर से मिलके जाइएगा। और मतलब उस वक्त ऐसा होता ना कि कहते हैं कि आपको समझ नहीं आने वाला है कि क्या होने वाला है या आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। तो वैसे ही कुछ हुआ, एकदम से हॉल में मुझे पहुंचा दिया गया, और मुझसे कहा गया आप आगे से जाके थोड़ा सा राइट लीजिए। आगे जाके जब राइट लिया तो ऐसा लगा कि एक इंस्टीट्यूशन है जो किताबों से घिरा हुआ है, काफी सारी किताबें, काफी खूबसूरत लाइट, काफी खूबसूरत टेबल, और गुलजार साहब बीच में बैठे हुए थे। तो मुझे समझ में आया नहीं कि मैं क्या कर सकूं। मैंने अपना नाम बताया, और मेरी बेवकूफी थी कि गुलजार साहब ने मुझसे पूछा कि अपना नाम लिखते कैसे हो वो बता दो, तो मैंने उर्दू में लिख के दे दिया। और गुलजार साहब बड़े खुश हुए कि उर्दू पढ़ते हो। तो मैंने कहा नहीं साहब, सिर्फ सिग्नेचर करना जानता हूँ उर्दू में, और कुछ नहीं जानता हूँ। तो गुलजार साहब ने कुछ किताबें अपनी गिफ्ट करी उर्दू में, और कहा कि उर्दू सीख के आना अगली बार आओ तो। अगली बार मौका लगा गुलजार साहब के साथ कई सारे प्लीज में उनसे मिलने का, कंटिन्यूस उनसे बात करने का। तब उनसे परमिशन ली कि साहब आपकी कुछ कहानियां हैं, उनको परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने परमिशन दी, और सिर्फ ये एक जरिया है मेरी तरफ से उनके करीब पहुंचने का, कहीं ना कहीं उनको ढूंढ लेने का। मुझे लगता है काफी लोग आ चुके हैं, तो शायद अब स्टार्ट कर देना चाहिए। हर्ष, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना, मतलब जी अभी? जी। जी। हाँ जी, वी हैव 105 पीपल इन द हाउस। अरे अगर और वाह, आते हैं, हाँ जी, तो हम चालू कर सकते हैं। मैंने देखा काफी सारे लोग हैं, मतलब लगभग पूरे हिंदुस्तान से ही लोग हैं। कुछ जगह ऐसी है जिनका नाम शायद सुना नहीं था। तो उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब मुझे खुशी हो रही है इतने सब लोगों तक एक साथ अपनी बात पहुंचाने तक की। तो ऐसा है कि जयपुर एक बड़ा शहर है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। जयपुर में एक फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं जयरंगम। जयरंगम जो होता है उसमें थिएटर फेस्टिवल होता है मेनली। इसमें पूरे हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के बाहर से भी थिएटर ग्रुप्स आते हैं, वो आके परफॉर्म करते हैं। 2016 2016 में मैं
जयरंगम अटेंड करने के लिए गया था। तो 2-3 प्लेस थे जिनमें काम कर रहा था और उसके लिए लगभग कुछ 2 हफ्ते मुझे वहां रुकना था। 2 हफ्ते वहां रुका, बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो शायद कभी पता नहीं थी। जैसे मुझे पता चला कि राजस्थान के इंटीरियर्स में जितने गांव हैं वहां पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आज भी लोग दास्तान वही करते हैं, जो लोग कहानियां सुनाते हैं। उसमें एक बड़ा अमेजिंग फॉर्मेट मुझे पता चला, वो था कुछ लोग होते हैं जो अपनी साइकिल पे एक पिटारा लेकर के चलते हैं, एक पेटी नुमा चीज होती है, कबर्ड की तरह होता है, और जब लोग कहानी कहना शुरू करते हैं तो कबर्ड खुलता है, उसके अंदर से कुछ कुछ सामान निकलना शुरू होता है, कोई कैरेक्टर बाहर निकलता है, कुछ चीजें बाहर निकलती है, इस तरीके से कहानी बढ़ती जाती है। कहानी बढ़ने लगती है, कहानी जब पूरी होने लगती है तो जितनी भी चीजें बाहर निकली थी वो सब वापस उस बॉक्स के अंदर जाती हैं और वो बॉक्स बंद हो जाता है और इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। ये बड़ा सुनने में बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज के बारे में जानना चाहिए, कहाँ देख सकते हैं, इस बारे में पता करना चाहिए। किस्मत से वहां पर मुझे एक ड्राइवर मिला जो जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों में जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते थे उनको घुमाता था। उसका नाम जाकिर था। तो जाकिर से मैंने पूछा कि यार जाकिर भाई, मैंने सुना ऐसा ऐसा होता है और इस तरीके से कोई कहानियां सुनाते हैं, इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से कुछ परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर सैकड़ों हैं, एक नहीं है सैकड़ों हैं। मैंने उनको बताया कि पर्टिकुलर मुझे सिर्फ एक चीज है, इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये डब्बे वाली जो है या जो बॉक्स वाली फॉर्मेट है वो क्या है, ये कहाँ देख सकता हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि सर जयपुर से जब आप अजमेर की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में कुछ छोटे गांव आते हैं, वहां पर ये चीजें हैं, यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने सोचा कि यार ये काम देखना है मुझे, सीखना पता नहीं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, पर देखना जरूर है। तो एक दिन मैंने तय करा और मैं जाकिर के साथ अजमेर के रास्ते पर निकला। वहां बीच में कहीं पे कोई ढाबा था, वहां पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके और वहां पे मैंने देखा कि बड़ा सा हॉल है जहाँ पे बहुत सारी पुराने जमाने की या राजा महाराजाओं के महल की या इस टाइप की चीजें हैं जो बिक रही हैं। ज्यादातर लोग उन्हें अपने घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, शोपीस वगैरह की चीजें होती हैं। मैं उन्हें देखने लगा। जाकिर ने मुझसे कहा कि सर ये सब तो यहाँ पे बनती हैं, ये सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्योंकि जितने फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, इसलिए एक तरीके का बिजनेस है ये। मैंने उससे पूछा कि आज भी मतलब इतने सालों के बाद भी ऐसी चीजें होंगी जो लोगों के पास होंगी, जो राजा महाराजाओं की चीजें होंगी? कहना सर बिल्कुल है, कहना गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो चीजें हैं, वो बेचते नहीं है क्योंकि उनके दादा दादा परदादा या उनके जो पूर्वज थे वो राजा महाराजाओं के यहाँ काम करते थे और उनके यहाँ की चीजें उन्होंने सहेज के रखी है अपने पास। मुझे और बड़ा अच्छा लगा चीजें सुन के कि यार मतलब आज जब इंसान अपने रिश्तेदारों के, अपने सगे लोगों की चीजें नहीं संभाल सकता, इन लोगों ने इतनी पुरानी चीजें संभाल के रखी। जाकिर ने मुझे हुनैर सिंह से मिलाया। हुनैर सिंह जो था उसके दादा परदादा दौसा करके कोई जगह है राजस्थान में, दौसा के जो राजा थे उनके यहाँ काम करा करते थे। हुनैर सिंह ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई और उसमें से सिर्फ एक चीज थी जो मुझे बड़ी पसंद आई, मतलब वो शायद मेरी फील्ड से या मेरे इंटरेस्ट की लगी मुझे। और मैंने हुनैर सिंह से पूछा कि वो मुझे दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे लगा सब दे सकता हूँ पर मैं पैसे नहीं लूंगा इसके। और दूसरी चीज मैं आपसे भी कहूंगा, कभी आपको जरूरत लगे तो आप इसको बेचिएगा मत, ना पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा ना, पर यह है कि एक रिश्ता है जो तब से चला हुआ आ रहा है, या कह सकते हैं कि एक रिवाज है जो निभाते हुए हैं। वो ये देखकर और हैरत हुई कि शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिसको शायद इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे इंसान निभाना चाहता है। तो मुझे हुनैर सिंह ने ये एक डायरी दी। ये डायरी जो थी वो तो पहले मुझे देख के लगा कि शायद हो सकता है कि बही खाते होंगे, या हो सकता है कि उस टाइम पे लोग कुछ लिखा करते थे, ऐसी कुछ चीजें होंगी इसके अंदर। पर ये जो डायरी थी ये समीर की डायरी थी। समीर के बारे में जब मैंने और पता करा तो हुनैर सिंह ने बताया कि समीर सिंह करके कोई राजकुमार थे जो रहते थे वहां पे, और जो राजा साहब थे दौसा के, उनके बेटे थे, इकलौते बेटे थे, और उनके सामने ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें उनके बारे में करते हैं। पर हमें यकीन है कि वो इंसान बहुत अच्छे थे, वो परिवार पूरा अच्छा था, राजा साहब बहुत अच्छे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बारे में जान के। मैंने हुनैर सिंह से बहुत सारी बातें करी, मैं हुनैर सिंह से बहुत सारी चीजें पूछी, और पूछने की वजह थी कि जो जो चीजें मैंने इस डायरी में देखी, इस डायरी में पढ़ी, इसमें जो पहला पेज था उसमें लिखा था कि मेरे लिए किसी को रोने की क्या जरूरत है, मेरे गम मेरे अपने हैं,
मैं उन पर हंसूं या रोऊं। बहुत ऐसी बात थी जो सीधे सीधे लिखी हुई थी। मैंने जब पुनियार सिंह से पूछा कि ऐसा क्यों लिखा, तब उन्होंने बताया कि समीर जो था वो शायद 11 साल का जब था तब उसका एक बाजू काट दिया गया, तब उसका एक हाथ कट गया। वो इसलिए क्योंकि वो तलवारबाजी सीख रहा था। तलवारबाजी सीखते हुए कुछ तलवार से लगी या वो गिरा, और शायद कुछ इन्फेक्शन था जो उसके हाथ में फैल गया, और वो उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उसका एक हाथ काटना पड़ा। इसलिए समीर सिंह ने लिखा था कि मेरे गम जितने भी हैं अपने। उन्होंने मुझे बताया कि समीर जो था वो अपनी खुदी में जीता था, वो अपने खुद का एक 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 ऑरा होता है इंसान का, मतलब वो जिसमें उसे उसे खुद उसमें रहना पसंद है, या मैं कहूँ कि अपना एक जोन क्रिएट कर लेना। मतलब मेरा एक जोन क्रिएट है कि मुझे 20 लोग अगर सुन रहे हैं और मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो मुझे लगेगा यार मैं अपने में हूँ। अभी इतने सारे लोग अगर हैं मुझे सुन रहे, तो मुझे लगेगा कि आसपास की चीजों की मुझे फिक्र नहीं है। तो वही समीर के साथ था। समीर ने लिखा था कि मेरे लिए कोई नहीं रोया, लोग रोते थे मेरी माँ के लिए, मेरे बाप की बदकिस्मती के लिए। उनकी एक इकलौती औलाद का एक बाजू कट गया, भगवान ने एक लड़का दिया और उसका भी एक ही बाजू। हुनैर सिंह ने बताया कि लोग राजा साहब के पास आते थे और उनके आने की वजह होती थी सिर्फ वहां पे आके रोना। और समीर को ये चीज बड़ी खलती थी, उसको लगता था कि लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, लोगों को आने की जरूरत क्या है। वो जानता था कि शायद लोग जो है वो राजा साहब के करीब आना चाहते हैं, या कोई मकसद है जो राजा साहब पूरा करना चाहते हैं। और न जाने क्यों लोगों को रोने की जरूरत है ना, क्या हुआ है, हुआ क्या, अगर एक हाथ ही कटा है ना, इससे बड़ी चीज क्या हुई है। कहना मेरा एक हाथ पूरा है, अभी मैं अभी पूरा खुद हूँ। और लोग ये जो आते थे ये समीर को देख के बड़े हैरान होते थे। उनको लगता था कि इतना छोटा बच्चा जो है ये इतनी इतनी हिम्मत से कैसे रह सकता है। और समीर ने वो करके दिखाया। जब उसका एक हाथ की पट्टी खुली, ड्रेसिंग जिस दिन हटी, उसने दूसरे दिन से इस तरीके से रहने शुरू कर दिया जैसे वो एक हाथ था ही नहीं। वो उस एक हाथ से ऐसे रहता जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि दूसरा इंसान के दो हाथ होते हैं और दो हाथों से काम करता है। और उसने उसकी जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो अमूमन जो लोग करते हैं, उन चीजों को वैसे ही करना शुरू कर दिया। मतलब वो राजा साहब के साथ दौड़ने जाने लगा, वो राजा साहब के साथ तलवारबाजी करने लगा, वो राजा साहब के और करीब आ गया, वो राजा साहब के साथ घुड़सवारी करने लगा। हुनैर सिंह ने बताया कि कुछ 20 या लगभग 20 साल का जब रहा होगा, तब घुड़सवारी करते करते एक बार राजा साहब डिसबैलेंस हुए और समीर ने उन्हें बचाने की कोशिश करी। जैसे उनको बचाने के लिए गया तो वो खुद घोड़े पर से गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके वजह से उसको कुछ कुछ ऑपरेशन करने की नौबत आई। जब ऑपरेशन करने की नौबत आई तो फिर वही हुआ कि महल के अंदर बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वही चीज, वही डॉक्टर्स का आना, वही वेदों का आना, वही हकीमों का आना, वही कुछ ना कुछ इलाज करना। समीर ने उस वक्त लिखा कि मेरे अंग मुझसे हैं, मैं अपने अंगों से नहीं, मैं हूं और मैं जिंदा हूं। क्या हुआ, अगर मेरी टांगे सूखती जा रही हैं, अभी तो मैं सीने पर रेंग सकता हूँ। ये ऑपरेशन के बाद लगभग कुछ 1-1.5 साल का वक्त रहा होगा। इस 1-1.5 साल के अंदर कुछ नई परेशानी आई। ये परेशानी थी कि समीर की जो दोनों पैर थे वो सूखने लगे। फिर डॉक्टरों को बुलाया गया, फिर वेदों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने आके बताया कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें शायद कोई नर्व थी या कोई नस थी जो रीढ़ की हड्डी जोड़ते हुए दब गई, और उसकी वजह से ब्लड जो था वो पैरों तक पहुंचना मुश्किल हुआ। तो अमीर ने इस चीज को भी एक्सेप्ट करा, और इस तरीके से एक्सेप्ट करा जैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, इंसान अपनी अपनी चीजों पर अपनी खुद ही पे जी सकता है। उसने लिखा कि ये लोग क्यों रोते हैं, मैं मरा तो नहीं, पैरों से चलना क्या जरूरी है, आदमी बगैर पैरों के भी तो सफर करता है। और समीर ने सफर करना शुरू कर दिया। वो घर में पढ़ने लगा, उसको पढ़ाने के लिए मास्टर आने लगे, उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लगे। अलग अलग चीजों को उसने रिसर्च करना शुरू करी कि क्या चीज पढ़ सकता है, किन चीजों को सीख सकता है। अलग अलग जबानों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में पढ़ना शुरू करा। एक वक्त आया कि वो एक पढ़ने वालों से बोर हो गया। उसे लगा कि शायद अकेले में खुद की खुदी में जीना शायद एक अलग चीज है। तो उसने उन सब टीचर्स को बंद कर दिया और उसने अपनी लाइब्रेरी को भरना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई, उन किताबों को पढ़ता और साथ में लिखना शुरू कर देता। उसने लिखना शुरू करा और बहुत कमाल का लिखना शुरू करा। उसने लिखा कि मैं अपने सीने पर रेंग सकता हूँ, अपनी आवाज पर पल सकता हूँ, अपनी खामोशी के साथ लंबा सफर तय कर सकता हूँ। ये हुआ कि
समीर की ऐसी हालत देख के राजा साहब परेशान हो गए। राजा साहब परेशान हो गए और बीमार रहने लगे। राजा साहब इस तरीके से बीमार होने लगे और समीर की ये हालत देखकर समीर की जो माँ थी वो चल बसी। वो उन दोनों को देख नहीं पाई। शायद इतना दुख, इतनी परेशानी, घर में दो इंसान इस तरीके की हालत में हो जाए, उनसे दुख सहा नहीं गया और वो खत्म हो गई। राजा साहब को इस चीज का भी बड़ा दुख हुआ। आखिरकार राजा साहब ने समीर के लिए दोस्तों का ढूंढना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं समीर के लिए दोस्त ढूंढे जाएं, समीर के लिए कहीं ना कहीं ऐसा साथ ढूंढा जाए जो समीर के साथ रहें, उसको समझें। और फिर एक दिन न जाने क्या राजा साहब को सूझा कि राजा साहब ने कहा कि वो समीर की शादी करना चाहते हैं। समीर ने बहुत मना करा, बहुत समझाया, पर राजा साहब माने नहीं। राजा साहब ने ढिंडोरा पीटा कि वो समीर की शादी करेंगे और लड़की कैसी भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लड़की जात की कैसी हो, बस ये है कि लड़की चाल चलन की अच्छी हो, लड़की समीर को देख कर आए, समीर के दुख दर्द समझ के आए और जो समीर को आगे भी समझ सके, समीर की परेशानियों को समझ सके। समीर ने लिखा कि रिश्ते तो बहुत आए पर लड़की कोई नहीं आई। लोग रिश्ते लेकर आते थे राय साहब की दौलत के लिए, राय साहब की हवेली के लिए, और आते थे समीर के नाम पे बहाना करके रोने के लिए, ताकि समीर के बारे में किसी बात पे रोएं और राय साहब के दिल में बात आ जाए कि शायद ये लोग जो है वो भले हैं। राय समीर ने भी ये चीज समझी कि समीर के जितने दुख हैं, समीर के जितने भी जख्म हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा, उनसे बहुत बड़ा दुख है वो है राजा साहब। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी इकलौती औलाद है और पता नहीं उनके जो वंशज हैं या उनकी जो आगे की चीजें बढ़े, उनकी नस्ल किस तरीके से बढ़ेगी, उनका परिवार किस तरीके से बढ़ेगा, एक पूरा राजसी घराना है वो किस तरीके से बढ़ेगा। राजा साहब को जब परेशान देखा तो समीर ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब जब चूंकि समीर ने शादी के लिए हाँ कर दी तो एक अजब सा माहौल देखने को मिला। पूरा जितना भी उनका कुनबा था, जितना उनका पूरा शहर था, उसको सजाना की तैयारी शुरू हो गई। राजा साहब ने जितनी जायदाद थी, जितनी खर्च कर सकते थे, उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिशें करी। राजा साहब ने अपनी बहू के लिए अपनी बेटी या अपने बेटे से ज्यादा खर्चा करा। राजा साहब के बारे में लोग कहने लगे कि यार वो बाप नहीं, वो माँ है, उसने माँ होने के सारे फर्ज पूरे कर दिए, उसने दिल खोल के निछावर कर दिया। मतलब राजा साहब ने उनके जो कुनबा था, उस कुनबे के हर घर में कपड़े पहुंचाए, हर घर में मिठाइयां पहुंचाई, और जितने दिन शादी के थे उतने दिन तक के राजा साहब ने सबके घरों पर खाना पहुंचाया। दुल्हन जो है उसके लिए खूब सारी तैयारियां शुरू हो गई। न जाने कहां कहां से दुल्हन के लिए सामान आने लगे। शादी करीब आई, मंडप सजने लगे, शहर सजने लगा, हर तरफ सिर्फ खूबसूरती थी। शाम होने को आई तो राजा साहब ने आतिशबाजी का प्रोग्राम करवाया। आतिशबाजी इस तरीके से हुई कि लोगों को लगा कि आज रात चांद को आग लग जाएगी। राजा साहब ने इस तरीके से पूरी रात में पूरा शहर रोशन कर दिया। अगले दिन, जिस दिन सुबह शादी होनी थी, उस दिन सुबह दुल्हन जो थी उसकी मांग राख से भर दी गई। समीर ने खुदकुशी कर ली थी और उसने लिखा था कि लोग मुझ पर रोते ही रहते तो अच्छा था, उनके तरस खाने से मेरी खुद ही जी उठती थी, लेकिन अब क्या करूं, लोग मुझ पर हंसने लगे। समीर शायद अपनी खुदी में जीना चाहता था और उसको मंजूर नहीं था कि उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं एक हंसने का सबब ढूंढ लें या कहीं ना कहीं उस लड़की को हंसी का सबब बनना पड़े। शुक्रिया। सर इनको प्लीज इस स्टोरी का नाम बता दीजिए और स्टोरी का नाम क्या था और किस किताब में है। कहानी का नाम था जीना यहाँ। गुलजार साहब की कहानी है जीना यहाँ। सलीम कहानी का नाम है जीना यहाँ। गुलजार साहब की कहानी है और गुलजार साहब की किताब है रावी पार। उसके अंदर ही कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। बड़ी खूबसूरत कहानी। ये किताब ऐसी दिखती है, मेरे पास है ये किताब। मतलब मैंने तो पढ़ी है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। आई वुड हाईली रेकमेंड रावी पार। आप लोग बता सकते हैं, मतलब इन केस अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीज की कमी है, कुछ चीज कंफ्यूजन रह गया हो, तो उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। रावी पार। किताब का नाम एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। रावी पार।
रवि पार, ओके, रावी थैंक यू। एक नदी का नाम है, एक नदी है ओके, रावी, उसके ऊपर रावी पार। गुलजार साहब जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दीना उनका शहर था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक ही बड़ी नदी है जिसको रावी कहा जाता है। वो नदी जो है वो रावी हो जाती है, कहीं वो चिनाब हो जाती है, कहीं वो रावी, या जी हाँ। इसलिए गुलजार साहब की पोएट्री के अंदर आपको सुनने को मिलता है, कहीं कहीं वो दीना का जिक्र करते हैं। उनका एक बड़ा खूबसूरत सा त्रिवेणी है, जिसे कहा जाता है कि जिसके कुछ लफ्ज हैं। जिक्र झेलम का है, बात है दीने की, दीने मतलब दीना पाकिस्तान। जिक्र झेलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। आग के बारे में आप लोग कुछ बता पाए? मैं सिर्फ मैसेज कर दें, बोलने की जरूरत नहीं, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं। आग को देख के आपको कैसा लगता है, क्या होता है? मतलब आग जो होती है, फायर जो होती है, वो क्या होती है? कभी उसके अंदर कुछ देखने को मिलता हो? पैशन, करिश्मा ने बताया। आग के अंदर बहुत सारे ज्वलंत, फैसिनेटिंग, देविका, और कुछ फिगर्स देखने को मिले, एनर्जी, बिल्कुल खुद में बहुत कुछ दिखाने का जोश, पैटर्न्स, एग्नी, जुनून। आपको कभी लगा कि आग जो है वो परिंदा है? कोई परिंदा है या कोई छोटा सा उम्मीद? अरे वाह, रुचि बहुत खूबसूरत बताया, उम्मीद, फेनिक्स। तो मुझे जो लगता है वो कि आग जो है वो कोई परिंदा है। आग जो है वो कोई खेलने की चीज है। आप खेलते जाओगे तो आग या तो भभक उठेगी, या आग जो है वो सर्दियों में मजा देगी, पर आग गर्मियों में है वो इंसान को डसने को लगती है। बड़ा अजीब चीज होती है आग, जो मुझे लगता है कि वो कोई ततैया है या कोई परिंदा है। आग रोशनी है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आग काट लेती तो छाला हो जाता है। हमारे यहाँ पे वो बिस्तर जो होता है उसे छाला कहते हैं। तो आग काट भी सकती है, आग सुकून दे सकती है। आग, फायर इज डिजायर, इशिता ने कहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आग को लेकर के सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। बात है कुछ 15 लाख साल पहले की। 15 लाख साल पहले जब इधर से आदमी, बस एक छोटी सी बात, एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए कि कहानी शुरू हुई। कभी कभी लोगों को लगता है कि कहानी कहाँ शुरू अच्छा, हुई और कहाँ। हाँ। ओके ओके, चलिए तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। आपके बारे में सिर्फ जानना चाहता था, सिर्फ ऐसे ही मुझे लगा कि पूछना चाहिए, मैंने इसलिए बात कर ली। आग सुकून है, बिल्कुल सुकून है। और चलिए तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मतलब आज से कुछ 15 लाख साल पुरानी बात है, आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। ये भी है, साक्षी का कहना भी बिल्कुल सही है, नहीं इमोशंस पे नहीं है, आप क्या फील करते हो। आप, एक देखिए, एक चीज होती है भाव और एक चीज होती है रस। तो मैं क्या भाव में हूँ, आपको उस चीज का कैसा रस मिल रहा है, वो चीजें। तो आपको देख के मैं दुखी हो सकता हूँ, पर हो सकता है कि आप खुश हो सकते हो, आपको सुकून मिल रहा हो, या आपको उम्मीद मिल रही हो। आग उम्मीद है जो तुम है। तो कहानी ऐसी है कि आज से कुछ 15 लाख साल पुरानी बात है। ये वो वक्त था जब आदमी जानवरों का शिकार करता था और जानवर आदमी का शिकार करते थे। ये लोग झुंड बना के रहते थे, ये लोग झोपड़ियों में रहते थे, और ये लोग बारिश से बचने के लिए, मौसमों से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे। उस वक्त एक आदमी था जिसका नाम हाबू था। हाबू, हाबू जो था वो बहुत अलग तरीके से सोचता था। हाबू सोचता था कि रात क्यों होती है, सूरज कहाँ से उगता है, या सूरज जो है वो अगर डूबता है रात को कहीं जाता है तो वो पहाड़ के पीछे क्यों जाता है, पहाड़, और जब आता है तो पहाड़ की दूसरी तरफ से क्यों आता है। अब वो सोचता था कि शायद हो सकता है कि समुद्र में नहाने के लिए जाता हो, पर अगर ये समुद्र में नहाने के लिए जाता है तो छुप के क्यों जाता है, सबके सामने क्यों नहीं जाता। अबू को लगता था कि शायद उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, या उस वक्त लोग खाल पहनते तो खाल नहीं होगी पहनने के लिए, इसलिए वो छुप के जाता है। हाबू बहुत सोचता था, और सोच सोचता जब थक जाता था तो लोगों से सवाल करने लगता था। हाबू जब रात होती तो आसमान में तकता, आसमान में जब तकता तो उसे चांद नजर, उसको लगता था चांद जो है वो सूरज का शायद छोटा भाई है, जो सूरज के थकने के जाने के बाद वहां पर आके पहरा देता है। फिर उसे लगता था कि तारे जो हैं वो क्यों आते हैं, काम तो अकेला चांद ही कर सकता है, जब सूरज कर सकता है तो चांद को भी अकेला रात में काम कर लेना चाहिए, तो तारे क्यों आते हैं। ये बात जाके उसने उसकी माँ से पूछी। हाबू की माँ ने कहा कि उसको बाखा से पूछना चाहिए। बाखा जो था वो उनके कबीले का सरदार था। हाबू गया बाखा के पास और बाखा से पूछा कि तारे क्यों आते हैं रात में।
तो बाखा ने बताया कि ये उनका कबीला है, ये उनके कबीलों में है, ये उन सारे कबीलों के अलग अलग घर हैं, उन घरों में तारे रहते हैं और जब वो घरों के अंदर जाते हैं रात में सोने के लिए तो वो चमकने लगते हैं और शायद इस वजह से इतने सारे नजर आते हैं। फिर उसने पूछा चांद इनका सरदार क्यों है? तब उन्होंने बताया चांद जो है वो सरदार का छोटा भाई है और सरदार जो है वो सूरज है, और सूरज जो है वो दिन में आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कबीले को दिन में जानवर ज्यादा खतरनाक तरीके से आके मार सकते हैं या कबीले पे हमला कर सकते हैं। हाबू हमेशा देखता था कि कौवा जो होता है वो उड़ता है और उड़ के हाथी की पीठ पे बैठ जाता है। तो हाबू ने एक बार उड़ने की कोशिश करी और उड़ने की कोशिश करी तो सबसे पहले पेड़ पेड़ पे चढ़ा, पेड़ पर लगे, जैसे ही उड़ने लगा तो जमीन पे आके गिर गया और उस वजह से उसने बहुत मार भी खाई। हाबू को उसके सब दोस्त उससे सवाल करते थे और हाबू के सवालों में कहीं ना कहीं उसके पास जवाब भी हुआ करते थे। जैसे एक बार जुम्बी ने हाबू से पूछा कि बता हाबू बारिश क्यों होती है? हाबू ने बताया कि जितने भी देवता हैं वो सब ऊपर आसमान में रहते हैं और जितने भी देवता होते हैं वो सब जब मिलके एक साथ टॉयलेट करते हैं तो वो जमीन पे बारिश की तरह गिरने लगती है और इसलिए बारिश होती है। चुम्बी और उसके साथ में जितने भी लोग थे, टुम्बा था और बाकी लोग थे, उनको लगा कि देखो हाबू को कितनी अकल है और उसके पेट में कितनी सारी बातें हैं। इंसान को तब लगता था कि इंसान के पास जो अकल है वो पेट में होती है और पेट के अंदर सारी बातें होती हैं, राज की बातें सारी पेट के अंदर होती हैं। वो तब भी लगती थी, अब भी लगती हैं। और लोगों को लगता था इंसान जो है वो पेट से सोचता है। हाबू ने कई बार देखा था कि कौवा जो है वो जब भी हाथी की पीठ पे बैठता है तो हाथी गोल गोल घूमने लगता है, उसे कभी मारता नहीं है, कभी सूंड उठा लेता है, कभी पूंछ उठा लेता है, पर कौवे को कुछ करता नहीं। हाबू को लगा कि उसे भी शायद हाथी पे बैठना चाहिए। वो झाड़ पर चढ़ा। झाड़ पे चढ़ते हुए उसने देखा था कि एक हाथी जो है वो रोज गांव से निकलता है, गांव के पास से निकलता है और जाके नदी में नहाने के लिए जाता है। हाबू ने इंतजार करा और एक दिन सीधे हाथी की पीठ पर कूद गया। वो जैसे हाथी की पीठ पर कूदा तो बहुत हाथी बौखला गया, वो गोल गोल घूमने लगा, वो परेशान होने लगा, भागने लगा, उसने जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू करी। उसको जब हाथी से सहा नहीं गया तो वो जाके सीधे नदी में उतर गया और नदी में उतरा तो हाबू भाग के वापस कबीले की तरफ आ गया। कुछ दिन बाद फिर हाबू ने यही करा। हाथी जो था वो फिर सकपका गया, वो फिर भागा, फिर नदी में जाके घुस गया। कुछ दिन बाद हाथी ने देखा कि हाबू जो है वो उसके दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा है। वो हाथी जो है वो नदी में गया और वहां जाकर उसने सूंड से हाबू को पकड़ लिया। हाबू को पकड़ के उसने जोर जोर से पानी में पटकना शुरू करा। उसने सूंड में पानी भरा और हाबू के ऊपर पानी फेंकना शुरू करा। ये देख के उसके जितने भी दोस्त थे वो सब कबीले की तरफ भाग गए और हाबू अकेला हाथी के साथ ही परेशान होता है। बहुत देर बाद हाबू को समझ में आया कि हाथी जो है वो उसे मार नहीं रहा है, उसके साथ खेल रहा है। तो हाबू ने भी उसके साथ खेलना शुरू करा। हाबू ने उसके हाथों में पानी लिया और हाथी को फेंकना शुरू करा। हाबू ने उसकी पीठ पर जाके बैठना शुरू करा। हाबू उसकी पीठ पर चढ़ता और पीठ से नीचे कूदा था। इतनी देर में कबीले के बहुत सारे लोग नदी के पास आ गए और जब आके उन्होंने देखा कि हाथी जो है वो हाबू से किस तरीके से खेल रहा है, हाबू के कितना पास है, तो उन लोगों को लगा कि हाबू के पास कोई देवीय शक्ति है, देवताओं ने उसे कुछ शक्ति दी है ताकि उसे जंगली जानवर के इतने पास चले गया। वो जो जानवर उनके कबीलों को खत्म कर दिया करता था, हमला करता था, वो जानवर अब हाबू के साथ खेल रहा है। हाबू की इस वजह से और इज्जत बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद हाबू उस हाथी को अपने कबीले में ले आया। तो जब कबीले में लेकर आया तो लोग पहले तो डरे, भागने लगे। फिर कुछ लोगों को लगा कि शायद अब वो उनका दोस्त है। उन्हें जाके हाथी को हाथ लगाया तो हाथी ने भी उन्हें कुछ करा नहीं। हाथी के ऊपर बैठने लगे, हाथी के ऊपर घूमने लगे। इस वजह से ये हुआ कि हाबू की बहुत इज्जत हुई। हाबू को महसूस होने लगा कि वो उस कबीले के अंदर कुछ बड़ी, बहुत सारी चीजें उसके हाथ में है, वो बहुत सारी चीजें उसके पास ऐसी हैं जो शायद कबीले के लोग उससे जानना चाहते हैं। तो हाबू ने कोशिश करी कि अब वो सवाल सोचने के बजाय जवाब सोचने लगे। कोई सवाल करेगा तो उसको जवाब क्या देगा। हाबू ने सोचने लगा कि ये मौसम क्यों आते हैं, मतलब अगर बारिश होगी चली जाती तो फिर क्यों आती है, ठंड का मौसम क्यों आता है, सर्दियां क्यों होती हैं, गर्मियां क्यों होती हैं, रात क्यों होती है, रात अगर होती है तो सुबह जल्दी क्यों नहीं होती, और रात अगर होती है तो इतनी लंबी क्यों होती है। हाबू सोचने लगा कि सूरज जो है कपड़े पहन के भी तो आ सकता है। उसे लगा कि सूरज जो है वो पहाड़ पे ही ठहरने लग जाए, अगर पहाड़ पे ठहरेगा तो दिन हर वक्त हमेशा इतना ही रोशनी मिलेगी। हाबू लोगों के पास जाने लगा, लोगों के पास बैठने लगा और लोगों से बहुत ज्यादा समझने लगा।
बहुत ज्यादा पूछने लगे, उसके पास आके अपनी अपनी बातों के बारे में, अपने सवालों के बारे में जानने लगे। एक बार जुम्मा ने हाथी से पूछा कि ये जो बादल गरजते हैं ये कैसे होते हैं, तो इनकी आवाज क्यों आती है और ये क्या होता है। तो हाबू ने बताया कि जितने भी देवता ऊपर हैं, ये जब लड़ते हैं, जब लड़ाई करते हैं, तो उनकी हड्डियां टूटती हैं, और उनकी हड्डियां टूटती हैं तो उसकी आवाजें होती हैं जो हमें जमीन पे सुनाई देती हैं। एक बार सर्दियों का मौसम था और उसमें बहुत तेज बिजली कड़की, और बिजली जो कड़की तो कोई रोशनी थी जो शायद जंगल में आके गिरती। वो जंगल में जब आके गिरी तो सारा आसपास के इलाके जो थे वो रोशन होकर नजर आने लगे, दूर दूर से दिखने लगा कि वहां पे कोई है। कबीले के जितने लोग थे ये सब भाग के जंगल में गए। उन्हें जंगल में जाके देखा तो एक सूखे पेड़ के ऊपर एक अजीब सा जानवर बैठा हुआ था। वो सूरज की तरह था, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें दिखने लगी, आसपास की जितनी चीजें थी वो सब दिखने लगी। ये जानवर जो था वो उस पेड़ को धीरे धीरे खा रहा था। वो पेड़ जो था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, उसकी कुछ जितनी बड़ी बड़ी शाखें थी वो नीचे गिरने लगी थी, और उन शाखों के साथ वो जानवर भी नीचे गिरने लगा। वो जानवर जब नीचे गिरने लगा तो वो और फैलने लगा। वो जैसे ही फैला तो उसने आसपास के जो पेड़ थे उनको भी खाना शुरू कर दिया। तब तक किसी को पता नहीं था कि ये जानवर जो है ये आग है, क्योंकि लोग नाम नहीं जानते थे। पता नहीं उसका नाम कैसे आग पड़ गया। वो जानवर कब नर था, मतलब कब मेल था, कब फीमेल हो गया, इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चला। पर ये चीज समझ में आई कि शायद ये जानवर जो है वो ऊपर से गिरा है, ये कहीं जा रहा होगा, कहीं सफर कर रहा होगा, और वो जमीन पे आकर के गिर गया। लोगों ने बाखा से पूछा। बाखा ने बहुत सोचा और बाखा ने जवाब दिया कि ये जानवर जो है ये हो सकता है कि देवताओं का जानवर हो, और हो सकता है क्यों कि वहां लड़ाई हुई हो और वहां गिर गया हो, या हो सकता है किसी देवता के यहाँ रखवाली करता हो, देवता ने उसे जमीन पे फेंक दिया। कुछ देर बाद बाखा ने फिर जवाब दिया कि ये जानवर जो है ये सिर्फ सिर्फ सूखी लकड़ियां खाता है। बाखा को धीरे धीरे अपनी ही बातों पर यकीन होने लगा, पर पूरे कबीले के लिए ये बड़ी हैरत की बात थी कि इस तरह का जानवर जो कभी जमीन पे देखा नहीं गया वो एकदम से कैसे जमीन पर आ गया। लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगे। लोगों ने आकर के उसके बारे में फिर सवाल करना शुरू किया, और यहाँ पे मौका था हाबू को अपने जवाबों का बोलने का, जवाब देने का। जैसे जुम्बी ने एक बार टुम्बा से पूछा कि देख, ये जानवर खा तो इतना रहा, पर ये खाने के बाद भी दुबला क्यों रह जा रहा है। तब हाबू ने उसे बताया कि ये जानवर जो है ये ज्यादा खाता है, और खाने के साथ साथ ये धीरे धीरे छोटा होते जाता है, और ये जानवर को जब भूख लगती है तो ये बड़ा होने लगता है। बाखा ने उनसे कहा कि ये जानवर जो है ये सिर्फ सूखे पेड़ खाता है, क्योंकि नीचे जो हरी घास थी वो हरी घास उसने खाया नहीं था, वो हरी घास सिर्फ काली होती गई थी, वो हरी घास वैसी की वैसी ही थी। एक बार ये हुआ कि वो जानवर थोड़ा थोड़ा सिमटने लगा, तो टुम्बी ने कहा कि शायद ये जानवर जो सो रहा है और उसको जगाना चाहिए। वो कबीले के 2-3 लोग गए और उन्होंने जाकर उसे जोर से झाड़ी मारना शुरू करी। जैसे उसे झाड़ी मारना शुरू करी तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जानवर जो था वो भभक उठा, आग जो था वो जोर से भभकने लगा, और वो इस तरीके से भभकने लगा कि उसने टुम्बी का हाथ काट लिया। उसका हाथ काटा तो उसके हाथ पे छाला हो गया। ये देख के बाकी लोगों को गुस्सा आया। किसी ने जाके उसे पत्थर मारने शुरू करे। जब पत्थर मारने शुरू करे तो उसने पत्थर नहीं खाए। हाबू ने बताया कि शायद उसके दांत नहीं है, इस वजह से वो पत्थरों को खा नहीं पाया, पर उसने पत्थरों को काला जरूर कर दिया। हाबू को लगा कि शायद उसे इस जानवर को पालना चाहिए। वो इस जानवर को पालेगा तो हो सकता है कि हमेशा उसके कबीले में रोशनी रहे। हो सकता है उसे गर्मियों में और जरूरत नहीं पड़े। हो सकता है कि उसे सर्दियों में परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि जानवर के पास से अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। एक बार ये हुआ कि कबीले में बाखा जब आया, और बाखा ने सोचा कि जानवर को थोड़ा डराए, थोड़ा उसे कोशिश करनी चाहिए ताकि वो और भटके। तो बाखा ने एक छड़ी से मारना शुरू करी। तो छड़ी को जानवर जो है वो खा नहीं पाया, पर उसने उस छड़ी को काला करना शुरू कर दिया। काला करना शुरू करा 2-4 बार, 5 बार। जैसे ही उसने ज्यादा बार उसे मारने की कोशिश करी तो उसने छड़ी को पकड़ लिया, और वो आग जो था वो छड़ी पर था। बाखा बौखला गया, उसे समझ में आया नहीं क्या करे, तो उसने खुद को बचाने की कोशिश करी, और शायद इतना डर गया कि उस आग ने बाखा की खाल भी पकड़ ली। बाखा अपनी खाल को अपने बदन पे से उतार के भागने लगा, और लोग बड़ी हैरत में है देखने लगे कि बाखा जो है बिना खाल के नंगा जो है वो कबीले की तरफ दौड़ रहा है। बड़ी हैरतें होने लगी। मतलब
जब उस टाइम पे हाबू ने ये तय करा कि उसे जानवर को पालना है, तो बाहर के कबीले के लोगों ने आके देखना शुरू कर दिया और उन्होंने हाबू से उसके बारे में और बात करना शुरू करी कि वो आखिरकार वो जानवर है क्या, मतलब वो आग क्या है। हाबू ने बताया कि आग जो है वो जानवर है जो सूखी पत्तियां खाता है, पर ऐसी चीजें जो हरी हैं या ऐसी चीजें हैं जो भारी हैं उन चीजों को काला कर देता है। आग जो है वो जंगली जानवरों को डराता है, जंगली जानवर उससे दूर भागते हैं। आग जो है वो गर्मी देता है और आग जो है वो बहुत गुस्सैल है। हाबू को पूरा यकीन था कि आग जो है वो देवताओं का ही जानवर है, और अब कहीं ना कहीं हाबू को भी यकीन हो गया था कि उसके अंदर भी कहीं ना कोई देवताओं वाली शक्तियां हैं। एक बार ये हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो जो आग था वो धीरे धीरे सिसकते सिसकते कम होने लगा। कबीले के जो लोग आग को देखने के लिए आए थे उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का जो जानवर था वो धीरे धीरे काला होने लगा था। काला होते होते वो खत्म हो गया। खत्म हुआ तो सिर्फ उसकी राख बची। राख और जलना, ये सारे जितने भी लफ्ज हैं ये शायद आग के आने के बाद ही आए हों दुनिया में। तो उसका जितना जिस्म था वो राख बन के वहां पे पड़ा हुआ था। जितनी भी जगहों को, जितनी भी चीजों को आग ने खाया था वो सब राख बन चुकी थी। और तब से लेके अब तक हाबू और बाकी जितने भी इंसान हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद या किसी भी चीज के खत्म होने के बाद इंसान का या किसी भी चीज का जो जिस्म होता है, उसकी जो बॉडी होती है, वो राख बन के जमीन पे रह जाती है, और उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो रूह होती है, वो कहीं ना कहीं धुआं बनकर आसमान में हो जाती है। थैंक यू। कहानी का नाम था हाबू की आग। ये भी रावी पार में से थी। इनके साथ लोग चाहें तो माइक ऑन कर सकते हैं या कैमरा ऑन कर सकते हैं, इनके कुछ भी बातचीत रहे, कुछ पूछना चाहें आप लोग। It's Yes, sir. very beautiful as story. Please, guys, let us know in the chat how you like the session, how you like the story, right? थैंक यू शनि। पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। थैंक यू। पता ही नहीं चला, मतलब 15 लाख साल कैसे निकल गए, वो भी एक सवाल है अपने आप में। Or guys, can you please share as much as you can on the chat so that he can get a feedback, he can know. Your voice is इंसान आज भी हाबू है। इंसान हाबू हमेशा, इंसान खत्म, दुनिया खत्म होने तक हाबू ही रहेगा। तो हमारे सवाल, हमारी सोच कभी खत्म नहीं हो सकती। सर एक ख्वाहिश थी। जी सर बताइए। हाँ, आपने ये दो जो पंक्तियां बोली थी झिलम और दीने के पार के बारे में, वो पंक्तियां एक बार फिर आप अगर बोल दे तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। आपको पुखराज वाली पंक्ति का पूछना था? हाँ नहीं, मुझे पता नहीं कौन से हाँ जी, वो पुखराज की है। वो ऐसा है कि जिक्र झेलम का है, बात है दीने की। जिक्र झेलम का है, बात है दीने की। चांद पुखराज का, रात पश्चिमी की। अरे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुलजार जी काफी पसंद है मुझे, पर ये पंक्तियां पता नहीं कैसे छूट गई, पता नहीं थी मुझे, पर आज सुना। बहुत लंबे समय तक ये रहेगा मेरे साथ। बहुत मेरे साथ ये कम से कम पिछले 10 सालों से, मैंने 10 साल पहले कभी सुना था और तब शायद जानता भी था कि गुलजार साहब दीने से हैं। तो नहीं, 10 साल से और ज्यादा, मतलब हम 15 साल हो गए। तो मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी जिस वक्त सुना था तब उस टाइम पे सबसे दिमाग में है ये बात। When do you conduct? आप ये सेशंस कभी कंडक्ट करते हैं आपकी स्टोरी टेलिंग का? मैं यूजुअली जब मन हो जाता तब कर लेता हूँ कंडक्ट। मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। मैम if you ऐसा होता है कि फॉलो कैसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या इस पे सर? आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो मैं नहीं कंडक्ट करता हूँ, मैं लाइव पर कुछ सेशंस होते हैं तो ही कंडक्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो सिर्फ एक दिल बहलाने की चीजें हैं। तो नहीं, आपको जब भी आप जब भी इधर सर लाइव जाएंगे,
आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अगर बिट क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिट क्लास से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा, मतलब इतनी आसानी से इतनी खूबसूरती से हम लोग बात कर पा रहे हैं, वो एक उसके लिए नहीं बड़ा। नहीं, मैं ये पूछ रही थी आप बिट क्लास में नेक्स्ट कभी करेंगे, वही मैं पूछ रही थी सर आपसे। नेक्स्ट आपको अपडेट पता चल जाएगा, मतलब जब भी होगा तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन शायद आपको आ जाएगा, या आप देखते रहेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी कुछ भी नई जो भी एक्टिविटी होगी। ओके, दैट्स नाइस। सर आपका नाम पूरा बताएंगे? मेरा नाम है इदराक हशमत। ओके, थैंक यू जी। सर। इधर आप रीड आउट करते हैं या याद रहती है आपको? नहीं, मैं यूजुअली मेरा फॉर्मेट है कि मैं कहानियों को याद कर लेता हूँ, और याद इन केस इस सेंस में करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। मतलब मैं 2016 में जयरंगम परफॉर्म करने के लिए गया था, और मैं वहां से अजमेर चले गया था एक फिल्म की शूट के लिए। तो मैं बीच में कहीं रुका था और मैंने वो दुकान देखी थी, तो मैंने उसके वो कहानी को वहां से शुरू कर दिया, या मैंने वो रिलेट कर लिया अपने साथ में। कहानी जो है जीना यहाँ, वो शुरू होती है मेरे लिए किसी को रोने की क्या जरूरत है, मेरे दुख मेरे अपने हैं, यहाँ से। तो उसके पहले की जितनी भी कहानी है वो सब मतलब मेरी खुद की बनी हुई है, कि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज होती हुई देखी है, मेरे साथ ये चीज हुई, इसलिए मैं चीज को जान पाया हूँ, या इस वजह से मैं आसानी से रिलेट कर पाया। मैं हाई पॉइंट्स क्रिएट कर लेता हूँ स्टोरी के, जरूरी नहीं कि वो वर्ड टू वर्ड रहे, मतलब वो शायद मेरी गलती है। रूह देखी है किस्सा गोई में कर लूंगा, किस्सा गोई और में आप किस्सा चाहेंगे तो कहने मैं वाले की गुलजार साहब भावनाएं भी के हैं। सुना भी सकता हूँ। तो यानी किस्सा गोई में किस्सा कहने वाले की भावनाएं भी काफी हद तक आ जाती हैं, बहुत जरूरी शामिल हो है, जाती नहीं हैं। बहुत जरूरी। किस्सा गोई में जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आप रहें, पर चूंकि राइटर है तो राइटर के साथ जस्टिफिकेशन करना जरूरी है। मतलब आतिशबाजी से चांद को आग लग गई, ये सिर्फ गुलजार साहब लिख सकते हैं। वो पोएट्री सेशन नहीं हो मेरी सकता कभी क्या? जिंदगी में इतनी हैसियत नहीं होगी कि मैं ये चीज लिख पाऊंगा। तो गुलजार साहब की सारी पोएम, मेरी सबसे पसंदीदा पोएम वो यहाँ से हटके, मतलब वो गुलजार साहब की नहीं है, वो केदारनाथ सिंह एक बड़े खूबसूरत हिंदी के कवि हैं। केदारनाथ सिंह की एक कविता है बनारस, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो क्या वो गुलजार बनारस, साहब पर पोएट्री सेशन नहीं हो और सकता? कवि से ज्यादा, राइटर से ज्यादा उसका लिखा हुआ बड़ा होता है, उससे ज्यादा वो फेमस होता है। तो वो ये ऑनर की बात होती है कि आप पर्टिकुलर किसी राइटर की वजह से किसी राइटअप की वजह से उसके राइटर को जानते हैं। आप स्टोरीज को ऐसे बोलते हो, लगता है हमारे सामने ही वो घट रही है, इतना सुंदर लगता है। लास्ट डे भी बहुत अच्छा है। तो मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूँ कि उस पर यकीन कर लूँ, उस कहानी के ऊपर या उस लिखे हुए के ऊपर, ताकि मुझे खुद के ऊपर यकीन रहे कि हाँ ये चीज वाकई में हुई है। तो मैं सिर्फ उतना टाइम देता हूँ चीज के ऊपर कि क्या जब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब अगर मुझे यकीन हो गया तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मुझे यकीन दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग शायद इतनी ईमानदारी से बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो वो आपके साथ बेईमानी नहीं हो। सलीम, अगर आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक विल कीप अ पोएट्री सेशन, जहाँ पर हम कुछ पोएट्स को इनवाइट करेंगे, वो अपनी भी पोएट्री शायद सुनाएंगे, और जो बड़े पोएट्स हैं उनकी भी पोएट्री सुनाएंगे। आपको वो लोग कुछ बोल रहे थे, अगर आपको वो याद हो, रूह देखी है कभी, तो अगर आप देखी है कभी, एक सेकंड मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं और वो ऐसी चीज है कि उसके साथ एक लफ्ज का इधर उधर करना भी नुकसानदायक होगा या गलत होगा। एक सेकंड, जी हाँ मिल गई मतलब मुझे। रेख्ता एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत सारी अलग अलग कविताएं देखने को पढ़ने को मिल सकती हैं, वहां भी इजीली देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अभी वहीं से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा उनका भी प्रमोशन कर ही दूं, उनको मतलब जरूरी है। रूह देखी है कभी, गुलजार। रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हैं टुल्लियां, सुक्कियां लेती हवाओं के भी बैन सुने हैं,
14वीं रात के बर्फाव से एक चांद को जब 14वीं रात के बर्फाव से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। जिस्म 100 बार जले तब भी वो मिट्टी है। जिस्म 100 बार जले तब भी वो मिट्टी है। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है। थैंक यू। सर वो केदारनाथ जी की आपकी जो पसंदीदा कविता है उसके कुछ पंक्तियां अगर आप रिसाइट करें। मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, हो सकता कहीं छोड़ दूं या मतलब हो सकता है कुछ छूट जाए, पर जितनी याद है उतनी सुना देता हूँ। वो मतलब ऐसा होगा, मतलब वो है कविता। इस शहर में बसंत अचानक आता है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडु वाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीप किचकिचाने लगती है। जो है वो सुबुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। एक सेकंड। अब बेईमानी होगी शायद, गलत तरीके से सुना देना। मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ ताकि कहीं कुछ गलत ना पहुंचे मेरे जरिए एटलीस्ट। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले रहा हूं मैं क्योंकि मिल गई। आजकल लोग सिर्फ डिस्टेंस सर्च करते हैं, तो मैंने बनारस और केदारनाथ लिखा तो मैंने डिस्टेंस मुझे शो करना चालू कर दिया गूगल ने। थोड़ा ज्यादा एडवांस हो चुके हैं हम लोग। तो ऐसा है बनारस केदारनाथ सिंह। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडु वाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीप किरकिराने लगती है। जो है वो सुबुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी चमक है, अजीब सी नमी है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में यूं बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह से खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं, कि कुछ भी हिलता नहीं, कि जो चीज जहां थी वो वहीं पर है, कि गंगा वहीं पर है, कि वहीं पर रखी है नाव, कि वहीं पर रखे हैं तुलसीदास के खड़ाऊ सैकड़ों बरस। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है आधा मंत्र में, ये आधा जल में है आधा मंत्र में, ये आधा फूल में है, आधा शव में है आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है
और आधा नहीं भी है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं आग और राख के। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। थैंक यू। कहीं कुछ चीज नहीं समझ में आई तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बाकी सारे के बीच अलग सा। अरे वाह, थैंक यू। वाह, कैसे आपको पता है अब क्या करना है? मैंने इद्राक सर को अभी भी स्पॉटलाइट में रखा है। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज एक बार इद्राक सर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिटलास कैंपस फीड पर जाके पोस्ट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो स्क्रीन पर ही है। उससे क्या होगा कि हमें ये पता चलता रहता है कि लोगों को किस तरह के सेशन अच्छे लग रहे हैं। हम वैसे ही सेशन और लेके आ रहेंगे आपके लिए। मैं तो बहुत ज्यादा। अभिषेक ने बहुत खूबसूरत चीज लिखी है, तुम किस्सों को ही कहना मैं इद्राक। क्या बात है इद्राक, नहीं यार, किस्सा कोई बहुत अलग। 10,100 सलीम, थैंक यू। सलीम, आपने जो बोला था पोएट्री का, मैं करवाऊंगा पोएट्री का सेशन बिल्कुल। बिटलास के ऊपर आप एक पोएट्री का सेशन अटेंड कर पाएंगे, जो शायद हम अगले हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते रखेंगे। इसी तरह आपने एक सवाल, हाँ, इशिता को ये जाना था कि आपके पीछे बैकग्राउंड जो है वो क्या है एक्चुअली? बैकग्राउंड जो है वो मेरी टेरेस है, और यहाँ पर ऐसी थोड़ा सा सिर्फ इस वजह से इसे इस तरीके से डेकोरेट करा हुआ है ताकि कुछ परफॉर्म किया जा सके, कुछ नरेट किया जा सके, या हो सके तो कुछ श्वेता आपने जो, हाँ जी श्वेता आपने जो सवाल पूछा, आप बस बिटलास ऐप पर जाइए, वहां पर कैंपस पर क्लिक कीजिए, आपको कैंपस फीड पर पोस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर पोस्ट करके अपने आप बताइए आपको इवेंट कैसा लगा। तो गाइज, ये थी 2 गुलजार साहब की कहानियां, कुछ गुलजार साहब की नज़में, कुछ गुलजार साहब की पोएम्स, और एक उनने नरेट की बनारस के ऊपर कहानी। मैं आपको वापस से किताब दिखा था क्योंकि लोग पूछ रहे थे। अगर आपने नाम भी सर्च कर लिया तो आप कवर देख सकते हैं, ऐसा था कि नहीं। पुखराज का दूसरा हो सकता है, रावी पार का तो मेरे को लगता है यही होगा। यार बहुत सारी और भी किताबें मिल सकती है, मतलब हाँ जी बिल्कुल, मतलब एक तो ये रावी पार कुछ ऐसी दिखती है। मैं एक बार ये कर लेता हूँ 2 मिनट। रावी पार कुछ ऐसी दिखती है, और जो पुखराज है वो कुछ ऐसी दिखती है। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। पुखराज का शायद अलग भी हो सकता है कवर, लेकिन मतलब रावी पार और पुखराज नाम याद रखिएगा। बाकी उनकी एक और कुछ उनके कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है, सिलेक्टेड, निग्लेक्टेड, ग्रीन और सस्पेक्टेड पोएम्स, ये 4। और उसमें ऐसा है कि उसमें लेफ्ट साइड पर गुलजार साहब का कलाम है और राइट साइड पर उसे ट्रांसलेट किया है, मैं नाम भूल गया, वो जो MP है उड़ीसा के, उन्होंने किया है। काफी ट्रांसलेशन भी काफी खूबसूरत है। एनीवे गाइस, दिस वाज आवर टाइम। मैं एक और बार एक काम करता हूँ, मैं एक और बार इद्राक सर को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से लीजिए, इसको कैंपस फीड पर डालिए। हर्ष, कोई और कुछ क्वेश्चन करना चाहता था? हाँ जी, इनकेस अगर कुछ छूट गया, कोई क्वेश्चन करना चाहता था तो मुझे देखा मैंने कि कोई किसी का मैसेज था। अच्छा, इशिता पूछना चाह रही थी कि आई थिंक इट वाज समथिंग अबाउट हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी पोएम नरेशन में डिफरेंस क्या होता है? नरेशन नहीं, सॉरी, मैं, हाँ प्लीज एक मिनट, अगर आप ऑडियो अपना ऑन करके पूछ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इशिता प्लीज ऑडियो ऑन करके पूछ लीजिए आपका सवाल। हाय, आपका नरेशन बहुत अच्छा है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप क्या डिफरेंस मेंटेन करते हैं जब आप हिंदी उर्दू में नरेशन करते हैं? इज देयर समथिंग दैट यू पे अटेंशन ऑन? नहीं, मैं अगर इनकेस अगर उर्दू ज्यादा होती है तो सिर्फ अपने जो नुक्ते होते हैं, जो नुक्ते उर्दू में ज्यादातर होते हैं, जो क में है, काफ में है, या काफ में है, गाफ में है, उन चीजों को ध्यान रखता हूँ थोड़ा ज्यादा, ताकि एटलीस्ट ये है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो सके। दूसरी चीज ये कि उसका ओरिजिनल भाव क्या है उस वर्ड का। मतलब अगर गुलाब को मैं बड़े अजीब तरीके से सिर्फ गुलाब कह दूंगा तो उसकी खूबसूरती नहीं आएगी, पर अगर गुलाब को गुलाब ही कहा जाएगा
या जहर को अगर जहर ही कहा जाएगा तो जहर लगे तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि एक हर हमारी जबान की खूबसूरती है, शायद हिंदी की और हमारी उर्दू की खूबसूरती है कि हम अलग नहीं कर सकते, हम हिंदी उर्दू को अलग नहीं कर सकते, हमें खुद को पता नहीं क्या उर्दू है क्या हिंदी है। Can you explain that with an example? जो आपने ये जहर वाली बात कही, जी अगर आपको इसको किसी एग्जाम्पल के साथ अगर आप एक बार बता सके। मतलब आप बोलने के तरीके पे मॉड्यूलेशन के लिए पूछना जी चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं, सो वी विल देखिए डेफिनेटली वांट टू। मैं अभी भी आपसे वही कह रहा हूँ कि मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ। इसको अगर थोड़ा सा और इंदौरी टच पे आ जाऊंगा तो मैं जो इंदौर में अरे यार ऐसा थोड़ी होता है टाइप बोल सकता हूँ, पर अगर यही कि मुझे थोड़ा सा तलफ्फुज़ को ठीक करना पड़ेगा, अगर मुझे नरेट करना होगा तो मुझे ये बोलना पड़ेगा देखिए ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो सिर्फ अपने मॉड्यूलेशन पे ध्यान रखते हुए और ज्यादा कोशिश सिर्फ ये कि मतलब पता नहीं क्यों ये आपने भी अगर एक्सेप्ट करा हो तो आपने सोचने के लिए बहुत अच्छी बात कही है मुझे, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। मतलब वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, वो एक अच्छी चीज मिली है आज कि वो कहीं ना कहीं हम खुद बोलते आए हैं कि उर्दू बड़ी मीठी जबान है, या गुजराती अगर सुनने को बैठो या पंजाबी अगर सुनने को तो बड़ी सुरीली जबान लगेगी। हम पाकिस्तानी उर्दू अगर सुनेंगे तो वो लोग हल्का सा लय में बोलेंगे, या हल्की सी किसी कोई धुन होती है उनके बात करने के तरीके से। पंजाबी जब सुनने लगेंगे तो हल्की सी धुन सुनाई देगी, या मालवी अगर सुनने को बैठेंगे तो हल्का सा ब्रेक मिलता है हर जगह पे। राइट, सो व्हाइल यू आर फॉलोइंग दैट ट्रेन ऑफ थॉट, आप एक कोर्स भी तैयार कर सकते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, पर मुझे में लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि इशिता एक्चुअली मेरी और इद्राक सर की इसी बारे में बात हो रही थी जी कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर कोर्स कर सकते हैं जहाँ पर ही कैन फोकस ऑन हाउ टू नरेट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इद्राक सर एक्चुअली मुझे कह ही रहे थे कि वो कोशिश करेंगे, उनके पास कुछ मटेरियल है कोर्स बनाने का। एज सुन एज द कोर्स इज लाइव आप बिल्कुल अटेंड कीजिएगा ये कोर्स। बिल्कुल, डू लेट अस नो व्हेन यू उसमें स्टार्ट। कोशिश की आप लोग भी नरेट करें और आप लोग भी कुछ अच्छा सुनाएं, कुछ अच्छा खोज के निकालें ताकि उसे परफॉर्म मैं करने खुद भी लिखती हूँ, तो कभी मौका मिलेगा तो इशिता, जरूर। if you write, what you can do is just एक काम कीजिए, आप मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको अपना इंस्टा हैंडल मतलब इंस्टा हैंडल दूं कि कहाँ दूं, आप मुझे पिंग कीजिए क्योंकि अब जब हम पोएट्री नाइट करेंगे तो आप भी शायद वहां पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं। if you are interested। आप लिखते हैं तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मैं जो कुछ लिखता हूँ वो अपने इंस्टा पे जरूर डालता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्म आती है मैं अभी चैट पे अपना YouTube चैनल शेयर कर देती हूँ, ये अभी बस स्टार्ट ही किया है, सो आई विल जस्ट शेयर इट। बाकी आप लोग चाहे तो इंस्टा पे मेरा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, वो है इंतखाब के नाम से, मैं मैसेज छोड़ दूंगा आप देखिएगा। श्लोक मैंने अपना इंस्टा हैंडल डाल दिया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड एक बार मुझे वहां पर पिंग कीजिएगा। जब भी पोएट्री नाइट होगी आप भी अपना कुछ लिखा, अपना कुछ कहा उस समय परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार आपने जो अभी पोएट्री सुनाई थी बनारस वाली, वो कौन सी किताब की सुनीता गुप्ता जानना चाहती है? किताब नहीं, वो आपको यूजुअली मिल जाएगी। मतलब केदारनाथ सिंह की अब तो ये की है, वो शायद पिछले साल ही खत्म हुए, तो आपको बहुत सारी अलग अलग किताबें मिल जाएंगी जिसके अंदर मिल जाएगी बनारस किताब लिखी हुई, दूसरी कहानी लिखी हुई। दूसरी चीज उनकी बहुत सारी अलग अलग नाम से किताबें हैं, जैसे अकाल में सारस करके उनकी है, दूसरा कब्रिस्तान में पंचायत, शमशान में पंचायत, इस तरीके की उनकी बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं जहाँ अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। तो मुझे पर्टिकुलर किसी एक किताब का नाम नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ी थी वो अलग अलग तरीके से मुझ तक पहुंची थी, अलग अलग जरिए तक मुझ तक पहुंची थी, तो वहां आपको मिल सकती है। ओके गाइस, आई थिंक वी 10:04 हो गए और इवेंट खत्म होने के बावजूद 52 लोग हमारे साथ टिके हुए हैं, ये जानकर तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, शायद इद्राक सर को भी अच्छा लगेगा। अरे इवेंट खत्म होने के इतने लोग हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही बात करने के लिए। इद्राक जी, चलिए। Can you please tell us your Insta handle? आप स्पेल कर दीजिए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल? हाँ जी मेरा इंस्टा हैंडल है इंतखाब, INTE KH INTE राइट AAB इंतखाब। ओके। एक उनकी फैज की नज्म है ना,
इंतसाब है वो, सॉरी वो इंतसाब है। वो इंतसाब है। हाँ जी, वो जो उनने शायद पार्टीशन के बाद लिखी थी, पाकिस्तान जाकर। वो पार्टीशन के बाद लिखी थी, तो फैज की है। इसमें उन्होंने वो कहा था, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। हैदर में यूज करी गई है जो। हाँ जी, बहुत बहुत, अगर आप मतलब इंतसाब भी एक बहुत खूबसूरत, मतलब अगर हम बैठेंगे, अगर हम बैठेंगे आज, जो बहुत ही खूबसूरत शायर रहे फैज अहमद फैज साहब के ऊपर बैठेंगे तो हफ्ते निकल जाएंगे। तो Sorry to bother you again, we are unable to find the Insta handle actually. इंतखाब, एक्चुअली अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर भी है क्या बीच में? इंतखाब के मायने होते हैं जो सिलेक्टेड है या जो बेस्ट है, तो मतलब जो मुझे लगता है, मैं सिर्फ वो 1-2-4 लाइंस ही उस पे शेयर कर देता हूँ, कुछ अलग से शेयर नहीं। @_इंतखाब है ना? @_इंतखाब। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया मैम, आप देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इशिता को आपको बालकनी बहुत पसंद आई। इस बात पे हम एंड करते हैं सेशन। 50 लोग अभी भी बने हुए हैं, 10:06 हो चुकी है। अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर, तब जिन लोगों में देख पा रहा हूँ, प्रेरणा जी हैं, श्वेता जी हैं, उसके अलावा वीना है, प्रथमेश हैं, तियाश हैं, और अदिति हैं, शायद ब्रनाल हैं, आशा हैं, सरत हैं, रुचि हैं, और जैक भी हैं एक। आपको कितना समझ में आएगा मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। शशांक और सौरभ, रम्मा है, शिवम है, केयू। थैंक यू सो मच, खुश रहिए और खूब सारी पढ़ाई करिए, खूब सारा लिखिए और मिलते रहिए इन्हीं चीजों के साथ। थैंक यू सो मच। इदराज सर के साथ अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनके साथ अब कुछ और अलग सा करूं मैं, क्योंकि इदराज सर स्टोरी टेलिंग कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि कुछ और अलग सा करें इदराज सर के साथ। इदराज सर अब आएंगे कुल अगले हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते आएंगे। तब तक आप बाकी इवेंट्स अटेंड करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमारा बहुत ही भयंकर इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। सॉरी भयंकर वर्ड यूज करने के लिए, क्योंकि अभी गुलजार साहब की बात कर रहे थे, मैंने भयंकर शब्द यूज किया। एनीवे, कल ऋषभ ने पिछले हफ्ते एक हॉरर स्टोरी टेलिंग शो करा था। कल के लिए वो एक क्राइम की कहानी लेकर आएंगे और एक हॉरर कहानी लेके आएंगे। एक जो हॉरर कहानी वो रशिया की है, और जो क्राइम की कहानी वो उनकी खुद की लिखी हुई एक मर्डर के ऊपर काफी थ्रिलिंग कहानी है। आप उसके लिए बिल्कुल रजिस्टर कीजिए। इस फ्राइडे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट है, जहाँ पर हम महाभारत के कुछ ऐसे किस्से जो हमने सुने नहीं है, हमने सबने महाभारत सुनी है, लेकिन उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतने सारे लोग हैं, उन सब के कुछ ऐसे किस्से जो हमने शायद सुने ना हो, वो इवेंट होगा। और इस संडे एक बॉलीवुड मैशअप कॉन्सर्ट है, जहाँ पर एक सिंगर है, इंदौर के ही है वो, जो वॉइस में गए थे, वहां से उन्होंने अपना करियर लॉन्च किया। वो बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, आप उनका भी बिल्कुल कॉन्सर्ट अटेंड कीजिए। और बहुत अलग अलग इवेंट्स अगले हफ्ते भी होंगे, अगले के अगले हफ्ते भी होंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बिटलस ऐप पर आपको सब मिल जाएगा। मैं हर्ष 1-2 मिनट और लेना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट, तो 1 मिनट में बात करूंगा। तो आपने भयंकर जो वर्ड बोला, तो चूंकि गुलजार साहब से बात शुरू हुई, तो मैंने सोचा गुलजार साहब पर ही खत्म करते हैं। मैंने प्ले करा था गुलजार साहब का लिखा हुआ गूगली झनक छाएं, गोपी और बागा की कहानियों के ऊपर उन्होंने लिखा था गूगली झनक छाएं। गूगली झनक छाएं के अंदर एक मोमेंट होता है, इसके अंदर गोपी और बागा को जो भागना होता है या छुपना होता है, तो वो एक मंत्र पढ़ते हैं। गुलजार साहब से कहा गया कि कोई मंत्र लिख दीजिए साहब। तो गुलजार साहब पहले तो बड़े खुश हुए, बड़े हैरत। उन्होंने बोला कि देखो, मुझे गाने और कहानियां लिखने का तो मंत्र लिखना पड़ रहा है, तो नाटक जो ना करा है वो कम है। हालांकि गुलजार साहब ने बड़ा खूबसूरत मंत्र लिखा। वो मंत्र था कि अकड़ पाऊं पकड़ पाऊं, अकड़ पाऊं पकड़ पाऊं, ऊर्जा मुर्जा शाएं, अकड़ पाऊं पकड़ पाऊं, ऊर्जा मुर्जा शाएं, गूगली झनक गूगली झनक गूगली झनक छाएं। थैंक यू।